नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सीकर के फतेहपुर में सीवर की सफाई के दौरान 3 श्रमिकों की मौत हो गई। एक एक कर तीनों श्रमिक सीवर में उतरे लेकिन वापस नहीं आ पाए। जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से तीनों श्रमिकों की मौत हो गई। यह बताया जा रहा है कि तीनों को बिना उपकरण के सीवर में उतारा गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। अब सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल यह कि जब सीवर में मैनुअल सफाई की मनाही की गई है तो फिर श्रमिकों को सीवर में क्यों उतारा गया? नियमों की अनदेखी आखिर क्यों की गई? आज चर्चा इन्हीं सवालों पर करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन सबसे पहले अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं, जरा वो आप सुनिए। जनप्रतिनिधियों से और इनके मृतक के परिजनों से आज उपखंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन और एल&टी की कंपनी के प्रतिनिधि की ओर से हमने इनसे वार्ता की और उसके बाद में वार्ता के माध्यम से समझाइश के प्रयास किए गए और जो मृतक के आश्रित हो रहे हैं इनको कंपनी की ओर से हम आर्थिक सहायता मुआवजा देंगे और इसमें हमारी सहमति बन गई है और इन्होंने अपना धरना वापस उठाने का हमें आश्वासन दे दिया। कितने रुपए की आर्थिक मदद बनती है परिवार को? एल&टी कंपनी की ओर से जो कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से 30 लाख रुपए इन्होंने हमें लिखित में दिया है। सर, अनियमितता है एल&टी कंपनी को, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? इसके लिए हम सक्षम स्तर पे पहले इसकी हम जांच करवाएंगे और इसमें किस तरह से इनकी तकनीकी खामियां रही उसके बाद हम सक्षम स्तर पे हम लिख के और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब जिनके ऊपर शहर की साफ सफाई का जिम्मा है, लेकिन अगर उनको बिना इक्विपमेंट के ही मैदान में उतार दिया जाएगा तो क्या उसका नतीजा होता है? और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ हो, इससे पहले भी कई बार जो उपकरण हैं उनकी कमी की वजह से कई बार इसी तरीके से कर्मचारियों की जान जा चुकी है, लेकिन उससे अभी तक हमने कोई सीख नहीं ली है। इस घटना से तो यही कुछ नजर आता है। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी मानी जाए? क्या इसमें निगम की जिम्मेदारी है? और अब कहा भी जाता है कि भाई अगर आप लोकल बॉडीज जो हैं वो उपकरण अगर आपके पास नहीं हैं तो क्यों आप ये डिमांड नहीं करते हैं कि उपकरण, क्या बजट की कमी है, पैसों की कमी है, वजह क्या है? ये समझना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकारें चाहे किसी की भी हों, लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये कि आखिर लोगों की जान क्यों जा रही है। इसी पर जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जयपुर निगम के काउंसलर गोविंद चीपा जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ AIHRC के उपाध्यक्ष RK शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व मुखिया टाउन प्लानर HS संचेती जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हाईकोर्ट की वकील मधुमिता सिंह जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सबसे पहले गोविंद जी आपसे ही कर रहा हूं। गोविंद जी बताइए कि ये जो ऐसी तस्वीरें हैं ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली होती हैं। ये बताने वाली हैं कि अभी भी जो सिस्टम है उसके अंदर कितनी जो उपकरण हैं उनकी कमियां हैं, कितना हम अपने आप को आधुनिक बता रहे हैं लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, और बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, क्या हमने उससे कोई सीख नहीं ली? देखिए शुभेंदु जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा इसमें कि उपकरणों की कहीं कोई कमी नहीं है। उपकरण पर्याप्त रूप में मौजूद है। उपकरण पहन के ही उतरना चाहिए। पहली बात तो उतरने की ही मनाही है और ये स्पष्ट निर्देश है कि सीवर के चैम्बर में किसी को नहीं उतरना। लेकिन फिर भी कई बार ये होता है, अरे बाहर बाहर गोविंद जी बताइए। जी, आज कई बार यह होता है कि सीवर में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि उसमें उतर के ही करना पड़ता है, तो उसके लिए पर्याप्त इक्विपमेंट होते हैं। जो इनकी जो हमारे जिन भाइयों की मृत्यु हुई है, जिनकी फोटो मैंने देखी है, उसमें किसी ने भी इक्विपमेंट नहीं पहन रखे थे। तो ये लापरवाही तो ठेकेदार की और इन्हीं लोगों की मानी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी लापरवाही तो वहाँ के बोर्ड जो सभापति है मुश्ताक नजमी जी, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, वो फोन ही पिक नहीं कर रहे हैं। भाई एक बात है कि अगर ठेकेदार कोई लापरवाही करता है तो उसकी जिम्मे उसकी जो नकेल है वो चाहिए इनको कसनी चाहिए। ठेका किसी और ने तो दिया नहीं, निगम का ही ठेका है। आप कह रहे हैं उपकरण की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्यों उतार दिया गया फिर? और क्यों नहीं आप ऐसे ठेकेदारों को बैन क्यों नहीं करते हैं फिर? ऐसी अंतिम जिम्मेदारी जो है वो इन्हीं की होती है कि वहां पे जो नगर के सभापति हैं मुश्ताक नजमी साहब, उन्हीं की अंतिम जिम्मेदारी बनती है।
अगर वहां पे इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी, अगर प्रथम जिम्मेदारी दी जानी चाहिए तो वहां के जो सभापति महोदय उनको दी जानी चाहिए। लेकिन मेरे कई बार उनको फोन करने के प्रयासों के बाद भी उन्होंने फोन पिक नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जो है संवेदनहीनता उन्होंने इस मामले में लापरवाही दिखाई होगी। हुआ ये था कि पहले एक श्रमिक नीचे उतरा, वो जब वहां से उसकी जो गैस लीक हुई वहां के चैम्बर से, उसके बाद वहां पे वो बेहोश हो गया। उसको उतारने के लिए दो मजदूर और उतार दिए गए। ये कितनी बड़ी लापरवाही वहां पे प्रशासन के द्वारा वहां पे हुई है। तो ये जिम्मेदारी तो जो है नगर सभापति की बनती है, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं इस बात को पुरजोर पर शब्दों में ये कहता हूं कि उन पर निश्चित रूप से एलएनटी भी कार्रवाई होगी और नगर सभापति भी कहीं ना कहीं इसके लिए पर्याप्त जिम्मेदार। नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और नामजद एफआईआर दर्ज होगी क्या? दरअसल क्या है ना, ऐसे मामलों में सिर्फ आप गेंद छोड़ देते हैं दूसरे पाले में और उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाद किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं है। नाम किसी का सामने नहीं आया, गलती किसी की हुई, किसी की तो जान चली गई ना, 3 लोगों की मौत हो गई इसमें। नहीं, देखिए ठेकेदार का भी नाम सामने है, ठेकेदार का भी नाम सामने है, उसके अलावा जो जेईएन है उसका ना, सबके नाम सामने है सर। ऐसी कोई बात नहीं है, सब पे कार्रवाई होगी। फिलहाल तो ये है कि जो आज वहां पे 3 मौतें हुई हैं उनके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई की जाने की जरूरत है। जो जो मौतें हुई हैं वो निश्चित रूप से दुखद हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो सर किससे जिम्मेदारी की उम्मीद आप अगर करेंगे आप पूछ रहे हैं तो भाई? प्रथम निगम से जिम्मेदारी उम्मीद है करें, आप कह रहे हैं आपका फोन नहीं उठा रहे हैं। सरकार से उम्मीद करें, सरकार आपकी है, तो किससे उम्मीद किससे की जाए? फिर कौन करेगा कार्रवाई? नहीं, देखिए कार्रवाई तो, देखिए अंतिम कार्रवाई तो डीएलपी करेगी। हाँ। अब ये कल ये घटना हुई है, आज में संज्ञान में आया है, तो हम जो भी निश्चय, अगर सभापति की गलती है तो उसे भी जो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने का उसमें काम करेंगे। प्रथम जिम्मेदारी जो है जेईएन की बनती है, उसके भी पहले जिम्मेदारी बनती है उस ठेकेदार की। और जो मौत होगी उनको तो जिम्मेदार ठहराना खैर बेवकूफी है, लेकिन सबसे पहली है कि किसी भी को भी बाध्य नहीं किया जा सकता। सर उनको तो नौकरी करनी है, उनको तो आप कहेंगे कहीं और उतारने के लिए वो वहां भी उतरेंगे, क्योंकि दबाव है, आप उतरवा रहे हैं वहां पर। नहीं, कई बार देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं स्वयं भी पार्षद हूँ और ये समझता हूँ कि कई बार ये चैम्बर में इस तरह की कॉम्प्लिकेसी हो जाती है कि आदमी को उतारना पड़ता है, लेकिन आदमी को तभी उतारा जा सकता है जब वेल इक्विप्ड हो। ऐसी अनेक घटनाएं जयपुर में भी होती हैं कि चैम्बर रुक जाते हैं, आदमी को उतारना पड़ता है। और आजकल तो रोबोट भी आ गए हैं, आदमी को उतारने की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है भाई? आप ठीक है, आप तो बता रहे हैं कि रोबोट भी हैं, टेक्निकल इक्विपमेंट भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो तो रहा है ना ये सब, और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। अब सवाल, हाँ, मैं इसमें आर.के. शर्मा जी को जरा जोड़ लेता हूँ। मैं इसमें, शर्मा सर एक चीज़ बताइए कि अब एक तरफ तो ये हवाला दिया जा रहा है कि भाई इक्विपमेंट है हमारे पास, रोबोटिक टीम भी है और उसके जरिए अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन घटनाएं तो हो रही हैं ना। अब इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? जवाबदारी, पहली बात तो सरकार की तो जवाबदारी है ही है कि जब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि बगैर उपकरणों के कोई भी सीवर लाइन में, जयपुर में भी ये विशेष है कि कोई भी सीवर लाइन अगर चौक होती है तो श्रमिक को नीचे उतारने पर बिल्कुल मनाही है। तो सबसे पहली बात तो है कि वहां पर जो नगर निगम के या जो सभापति के जो अधिकारी थे उन्होंने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और फोटो में कहीं भी कोई उपकरण वहां दिख नहीं रहा, गाड़ी दिखने की सीवर चेक रखने वाली। तो बहुत बड़ी एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और अभी तक उस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं हो पाई है। एफआईआर दर्ज होकर और उस जांच में कोई विशेष ऐसी जांच के आदेश हुए होंगे कि भाई यह बगैर उपकरणों के वो उनको श्रमिकों को उतारा क्यों? सर इसमें दो तीन मामले ऐसे नजर आते हैं। एक तो भाई ये कि जब अगर नियम बना हुआ है तो यानी कि नियमों की अवहेलना की गई है, पहली बात तो यही है। और दूसरा ये कि ये हत्या का मामला क्या इसमें? हाँ बिल्कुल अवहेलना है, जो नियम बने हुए हैं उसकी तो अवहेलना की गई है ही है। श्रमिक को इतने नीचे 10 फीट गहरा वो गड्ढा है, सीवर है, 10 फीट के अंदर उसको उतार दिया, उसको खींचने की भी कोई कार्रवाई नहीं है, कोई उसको निकालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गाड़ी लगी हुई नहीं है, फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं है, कोई वो भी तो पूरा इंतजाम होना चाहिए था ना। अगर इतना गहरा चैम्बर था और सफाई करनी भी थी तो, और सफाई करनी भी थी तो गाड़ी तो होनी चाहिए। बगैर देखे बगैर सोचे इतना बड़ा हादसा इन्होंने करवा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए और इनका मुआवजा तो बहुत बड़ा बनता है। इसके
परिवारजनों को नौकरी नहीं, और हम कितने ऐसे मामले हैं, ये तो चलो कह रहे हैं कि इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है, आपने कितना ऐसा देखा है वहां पर जो कर्मचारी होते हैं सफाई कर्मी, उनके पास कितने इक्विपमेंट किसी ने भी देखे हों? पहले पहले इस तरह मैं के तो मामले किसी भी इलाके के अंदर बोल रहा हूं। हाँ, कई कई जगह पहले होते, पर अभी कई दिनों से इस तरह का मामला सामने नहीं आया था। ये एक विशेष तौर से अभी कोई, मेरे को लगता है 6-8 महीने के बाद भी इस तरह का मामला सामने आया है। और जयपुर में तो लोग उतरते ही नहीं है चैम्बर में। जयपुर में हो या बड़ी जगह पर हो या निगम है, वहां तो अधिकारियों को भी मनाही है और इसके बिल्कुल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप कहीं भी किसी भी चैम्बर में किसी श्रमिक को नहीं उतारेंगे जब तक पूरी व्यवस्था उसकी नहीं। ठीक है, मैं इसमें जरा एक रिएक्शन में इसमें मधुमिता जी से भी ले लेता हूँ। संजीत जी सर, मैं आपके पास लौट आता हूँ, मैं सर आपके पास, लेकिन मधुमिता जी से एक जरा जवाब लेते हैं कि इस मामले को आपने, मधुमिता जी आपने देखा, अब इसमें क्या क्या मामले इसमें बनते हैं और आगे कम से कम ऐसे कानून कहता क्या है, नियम क्या कहते हैं ऐसे अगर मामले, जब भाई पहली तो यह है कि नियम जो बने हुए हैं उसकी अवहेलना कर दी गई, और आपको पता है ये तो जानलेवा वाली बात है कि आप जानबूझ करके उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। सर, मानवीय तौर पे मैला ढोने का कार्य, जिसे ह्यूमन स्कैवेंजिंग भी कहा जाता है, इसको पूर्णतया रोकने के लिए केंद्रीय सरकार ने 2013 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट की स्थापना करी थी सर। इसी के ही सिंक में 2013 में रूल्स भी बने थे, जिसके तहत बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में इन्होंने गाइडलाइंस बनाई थी। सरकार इस बात को जानती थी कि ये जो प्रथा है ये हजारों सालों से चलती आ रही है और सोशली वीकर सेक्शन ज्यादा इस काम को करते हैं, तो एक बार में कानून बना देने पर इस काम को रोका नहीं जा सकता। इसीलिए इसको अलग अलग चरणों में क्रियान्वित करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए। सर, लास्ट ईयर 2023 में लोकसभा की मीटिंग में इसी विषय पर जब चर्चा हो रही थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स ने ये वाला डेटा रिलीज किया था कि सबसे अधिक मृत्यु जो है वो तमिलनाडु में 52 लोगों की हुई थी, यही ह्यूमन स्कैवेंजिंग का काम करते हुए। ऑल दो सर, सारी चीजें कानून के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखी है कि आप जितना हो सके, कि जैसा कि सर ने कहा कि कई बार जरूरत पड़ जाती है कि आदमी मैनुअली उतरे, तो उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स है, सारी की सारी चीजें हैं। परंतु सर, जब ग्राउंड लेवल पे ये सारे काम होते हैं, वहां पर सबसे बड़ी समस्या आ जाती है विल पावर की, केयरलेसनेस की, आदमी की अवेयरनेस की, और सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइफ की जो रेस्पेक्ट होती है, कि आपको लगता है कि सिर्फ आपने एक छोटा सा काम नहीं किया है, दैट इज जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उसको आपने सही तरीके से प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी आपको सजा मिलती है कि यहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हो गई। अब सर, कानून तो यह है कि पूर्ण रूप से इरेडिकेट किया जाए, जहां तक हो सके संभव आप इस काम को नहीं करें, और अगर किन्हीं कंडीशंस में अगर करने की आवश्यकता आ ही जाती है, ऑन दैट कंडीशन पूरे इक्विपमेंट्स के साथ ही आपके जो अधिकारी अच्छा, है वो अपने निरीक्षण में तो इस ठेकेदार काम के को बारे में कहा करवाएं। जा रहा है कि भाई इसका जो प्राइमर जो जिम्मेदार है वो ठेकेदार है, और उसके ऊपर जो गवर्निंग बॉडी है, जिनकी सभापति की बात कर रहे थे, है ना, तो क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लीगली हो सकता है क्या इसमें? सर, लीगली एक ये वाली चीज आ जाती है कि हर एक आदमी से एक जवाबदेही मांगी जाएगी, क्योंकि सबसे पहली जो आदमी मैनुअली वहां पर प्रेजेंट है वो तो ठेकेदार है साहब। तो ठेकेदार जो है उससे पहले पूछा जाएगा कि जो प्रोसीजर्स है, जो एसओपीज आपने बना रखी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, उनको क्यों नहीं फॉलो किया। सभापति की बात तो बहुत बाद में आती है, क्योंकि वो मैनुअली वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी ठेकेदार की आती है, फिर आपके एएन जेएन जो भी आपके अधिकारी हैं ऊपर के, उनके ऊपर आती है, और ये जवाबदेही उनको रिटर्न, उनको एक नोटिस दिया जाता है, और अगर उनके जवाब से अगर संतुष्टि नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन पे उनके ऊपर कार्यवाही करते हुए उनको सस्पेंड किया जा सकता है, नेग्लिजेंस के लिए उनको पनिश भी किया जा सकता है। वो उनके सर्विस पे इम्पैक्ट करेगा। लेकिन जहां तक बात आती है कि आपके क्रिमिनल लॉ इम्पोज करने की सर, तो ऑन दैट कंडीशन क्रिमिनल लॉ इम्पोज नहीं हो सकता है कि आपने किसी की हत्या करी है, क्योंकि हत्या करने के लिए प्री मेडिटेटेड माइंड होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सर, ये मर्डर का या फिर किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट तो नहीं है।
परंतु चलिए ये बहुत बड़े लेवल की बड़ा नेग्लिजेंस। एक बड़ा पहलू है, और इसी वजह से जो है ना, इसी के अंदर जो है कई बार लोग जो है बच जाते हैं, और इसीलिए इसको बहुत ढिलाई से ले लिया जाता है। मैं इसमें ज़रा संचिति सर को जोड़ रहा हूँ। संचिति सर, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो सिस्टम बना हुआ है, और ख़ास करके शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, खास करके शहरों के अंदर, तो उसके अंदर कहीं व्यवस्थाओं में कहीं कुछ हमें कमी नज़र आती है, या जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसको सही तरीके से जो लोकल बॉडीज़ हैं वो टैकल नहीं कर पा रही हैं। देखिए, जो मैनुअल है, आप देखें कि पहला मैनुअल बना था 78 में, फिर बना था 93 में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे मैनुअल में चेंज किया गया। लेटेस्ट नवंबर 2013 में जो है मैनुअल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अर्बन अफेयर्स से जारी हुआ था। उसमें आप देखें कि 750 पेज की करीबन किताब, इसमें एक एक चीज की डिटेल दी हुई, एक एक हर सेक्टर को जो है वेल डिफाइन किया हुआ। अब बात ये आती है कि जब एग्जीक्यूशन करती है, इवन आप देखो कि टेक्निकल डेटा सीवरेज कैसे ले डाउन होगी, टेक्निकल प्लानिंग, टेक्निकल एंड एग्जीक्यूशन एंड फाइनेंसिंग। अब टोटल आपको जब सारी चीजें जिम्मेदारी से दे रखी है, तो एक है कि अच्छा मैनेजमेंट का भी दे रखा है कि गवर्नमेंट मीडिया लेवल पे मैनेजमेंट मॉनिटरिंग होगा, स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग होगा, लोकल बॉडी के लेवल पे मॉनिटरिंग होगा, लोकल कमेटी जो होती है उनके लेवल पे मॉनिटरिंग होगा। आप भी देखें कि 3 लोगों, इनको चाहे ठेकेदार हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, इनको भेज दिया विदाउट उसके, जबकि मैनुअल में सारा एक सिस्टम दे रखा है कि सारे इक्विपमेंट है। आपको अगर सीवरेज लाइन में उतरना है, वैसे तो मैनुअली करना भी नहीं चाहिए, आजकल क्या सारी जो है मशीन आ गई, आपकी जेट मशीन है, सारी है, सेक्शंस है, तो इनको उतारा गया। अच्छा, आप ये बताएं कि जब इनको उतारा गया तो कौन इंजीनियर था या कौन आपका टेक्निकल हेड था जो वहां खड़ा था? अगर आपको एक को उतारा, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उनको ये एग्जामिन तो करना चाहिए था, नहीं कि वहां पे का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, गैसेज लीक होती है, आप देखें मीथेन गैस वगैरह ऐसी जो है होती है, उससे सीधी जो है डेथ हो जाती है, तो आपके मास्क लगना चाहिए, आपके इक्विपमेंट्स पहन के जाना चाहिए, ड्रेसेस पहननी चाहिए, लाइट आपके हेड पे लाइट होनी चाहिए। तो ये तो एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें विदाउट उसके गरीब लोगों को या जो भी लोग है मजदूरी के लिए आए हैं और इनको सीधा उतार दिया गया। तो कितने आप देखेंगे टेक्निकल पॉइंट है, इतने टेक्निकल पॉइंट है कि अपने यहाँ तो अव्यवस्था, मतलब मैं कुल मिला के कहूंगा कि चाहे आप अध्यक्ष को कहो, म्यूनिसिपल के सभापति को कहो, चाहे जेईएन को कहो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर को कहो, पर एक मैनेजमेंट जो एक बहुत बड़ा पार्ट है मैनेजमेंट का, सिस्टम चलता है, आदमी नहीं चलता। आप देखेंगे किसी भी अथॉरिटी में एक सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम जब होगा तो आपको इंडिविजुअल आदमी सभापति क्या करेगा, क्या एईएन करेगा, क्या जेईएन करेगा, एक सिस्टम में आपको ढलना। अच्छा, आपको ये बताऊं मैं कि सीकर में आज भी ये जो एक्ट बना हुआ, रूल्स बने हुए हैं, आपके मैनुअल बने हुए, मेरे को नहीं लगता है कि किसी ने इनको पढ़ा तक होगा, खोल तक के भी नहीं देखा होगा कि इसमें एक्चुअली क्या गाइडलाइंस है, क्या अपने को फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीजें। तो ये बड़ा संकट की बात है कि एक तो थ्योरेटिकल हो गया कि सब हमने बना दिया, एक्ट बना दिया, रूल्स बना दिया, कानून बना दिया। अब एग्जीक्यूटिव पार्ट है ना, दैट इज वेरी वीक आई थिंक। अच्छा, आप देखिए कि करीबन आप देखो इंडिया में 45% जो है पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, वो सीवरेज से कवर है। वो भी आपकी क्लास 1 सिटी जो भी जितने भी है, सीकर भी क्लास 1 सिटी है, तो वो सारे सीवरेज सिस्टम से जुड़े हुए हैं। सारे सीवरेज सिस्टम में आपको ये है कि अब आपने सिस्टम तो बना दिया, एलएनटी बनाया, चाहे कोई भी आपकी कोई भी एजेंसी बनाए, चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बना है, ठीक है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप इसको एग्जीक्यूट करते हुए इसको मॉनिटरिंग टाइमली करना कम से कम इसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए वर्कशॉप, जो जितना समझ में आ रहा है सर कि एग्जीक्यूशन के लिए वर्कशॉप चलाना, जो मैनुअल्स बने हैं कम से कम उसको समझाना, लोगों तक पहुंचाना। मैं इसमें गोविंद जी से पूछना चाह रहा हूं सर, ये तो अभी 3 लोगों की और इससे पहले भी कई ऐसी मौत हो चुकी हैं, आगे कब तक ये रुकेगा सिलसिला? अनम्यूट कर लीजिए सर एक बारी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभेंदु जी, ये सिलसिला आज रुक सकता है। बिल्कुल अभी रुक सकता है, आज नहीं अभी रुक सकता है। इसमें जो अभी जो अपन सब माननीय अपने मधुमिता सिंह जी जो कह रही थी, उन्होंने कानूनी पक्ष रखा, संचिति साहब टाउन क्लब उन्होंने अपना पक्ष रखा। अब इसमें होगा क्या? देखिए क्या होगा कि जिम्मेदारी टाली जाएगी एक दूसरे पे।
AN कहेंगे मैं तो वहाँ मौके पे नहीं था नहीं, साहब, सारी मैंने थोड़ी कहा जिम्मेदारी उसको ठेकेदार नीचे के ऊपर आ उतरने के जाएगी लिए। और उसका ठेका निरस्त हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। बात यही है, लेकिन इसमें है ना, ठोस है ना। कार्रवाई की इसमें गुंजाइश होनी चाहिए। अब समय इसमें समय थोड़ा सा वाकई कम है सर, मैं माफी के साथ रुकना बिल्कुल, चाह रहा मैं हूँ। बहुत शॉर्ट हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी बुलेट से में बात अपनी पूरी बात हाँ, कहना जल्दी से, चाहता हूँ। हाँ, अगर वाकई इन घटनाओं को रोकना है तो हाँ। जो लेबर वहां काम करती है, हाँ, अगर कोई उसको फोर्स करता हो तो वहां उस चैम्बर में ना उतरे, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। ठीक है। आप हमें इक्विपमेंट देंगे तो ही हम चैम्बर में नहीं, उतरेंगे, लेकिन अगर अन्यथा हम ठेकेदार काम बार नहीं बार कहेगा करेंगे। नहीं जी आपको अगर उतरना ये है, तो उसको रोकेगा कौन ना? बात यही है, और इसलिए निगरानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। करनी पड़ेगी। सिस्टम के अंदर इतना पारदर्शिता देखिए, लाना ठेकेदार बड़ा को- जरूरी है, तभी ऐसे मामले रुक पाएंगे। समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ।